हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है एक औरत की किस्मत। आज सुरेखा बहुत उदास थी, होती भी क्यों नहीं, जिसे इतना चाहा उसी ने धोखा दे दिया था। सुरेखा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आधे मुंह लेट गई। बार बार उसके कानों में नीरज की बातें गूंज रही थी। कितनी आसानी से कह दिया था नीरज ने कि वह निहारिका से प्यार करने लगा है। सुरेखा ने तड़प कर पूछा था, यही बात तुम कुछ दिन पहले तक मुझसे कहा करते थे ना नीरज, अब क्या हो गया, मुझसे मन भर गया? ऐसा कुछ नहीं सुरेखा, पसंद मुझे तुम भी हो, मगर यदि मेरे पास दो ऑप्शन हो, एक निहारिका एक दूसरी तुम, तो जाहिर है कि मैं निहारिका को ही चुनूंगा। ये बात तुम भी समझ सकती हो। निहारिका एक अविवाहित और स्मार्ट लड़की है, जबकि तुम विधवा हो। फिर मैं उसे पसंद क्यों ना करूं? हकीकत को समझो प्लीज, सच स्वीकार करो सुरेखा। अगर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो इसका एहसान मानो, नीरज ने बेशर्मी के साथ कहा। ठीक है नीरज, आज से इस एहसान को अपने पास रखना। प्लीज मेरी तरफ देखना भी मत, कोई फोन मत करना। आज से मेरा और तुम्हारा कोई नात नहीं है। गुड बाय, कहकर सुरेखा चली गई। उसके मन में तूफान उठ रहा था। अगर वह विधवा है, उसके पति नीले की आकस्मिक मौत हो गई, तो इसमें उसकी क्या गलती? क्या अब उसे किसी पुरुष का सच्चा प्यार हासिल नहीं हो सकता? क्या कोई उसका हमसफर नहीं बन सकता? अपनी जिंदगी में एक पुरुष की कमी वह बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। बच्चों के भरोसे जिंदगी कैसे जी सकती है? आखिर उनकी शादी होगी और वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कौन देखेगा उसे? एक ठेस उसके मन को हमेशा खलती रहती थी। नीले से सुरेखा की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। नीले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुरेखा से बहुत प्यार करता था। सुरेखा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए, बेटा सुजय जो अब 14 साल का था और बेटी शिवानी जो 12 साल की हो गई थी। शादी के 10 साल बाद ही अचानक नीले की मौत हो गई। उस वक्त बच्चे छोटे थे। नीले की मौत के बाद करीब 1-1.5 साल सुरेखा को खुद को संभालने में लगे। वह ज़्यादातर वक्त नीले की यादों में खोई रहती थी। बाकी समय बच्चों को संभालने में गुजर जाता। फिर धीरे धीरे बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगे। तब उसे कसक सी महसूस होने लगी। उसे लगता जैसे उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी में एक पुरुष की जरूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। उसी दौरान शुभंकर नाम का टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। शुभंकर काफ़ी खुशमिजाज इंसान था। जाने अनजाने सुरेखा की आंखें उससे टकराने लगी। आंखों आंखों में कहानी आगे बढ़ने लगी। सुरेखा शुभंकर के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती और फिर वहीं पास में बैठकर बच्चों की पढ़ाई देखने के बहाने शुभंकर को देखती रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगा। अब सुरेखा को जिंदगी में खुशियों की एक नई वजह मिल गई थी। अभी अभी सुरेखा ने सपने देखने शुरू ही किए थे कि बच्चे विलन बनकर सामने आ गए। मम्मा, हमें शुभंकर सर से अब नहीं पढ़ना, दोनों बच्चों ने एक सुर में कहा। ऐसा क्यों? सुरेखा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि वो पढ़ाते कम और आपसे बातें ज़्यादा करते हैं। अरे बेटा, यह उनके पढ़ाने का तरीका है। तुम लोगों को काम देने के बाद मुझसे बात करते हैं न, फिर इसमें समस्या क्या है? सुरेखा ने पूछा। मम्मा, वो टीचर हैं तो पढ़ाना ही उनका काम है, न कि गप्पे मारना। और फिर हमें वो अच्छे भी नहीं लगते। पर मुझे तो अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर शुभंकर सर तुम्हारे पापा बन जाए तो क्या वो तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे? सुरेखा ने घुमाकर बड़ी सावधानी से अपने मन की बात कही और बच्चों का दिल टटोलना चाहा। वो एकदम से भड़क उठे। कभी नहीं मम्मी, सोचना भी मत। हमें शुभंकर सर जैसा पापा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कभी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्या कमी है उनमें? इतने खुश मिजाज हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं। तुम लोगों को पढ़ा भी दिया करेंगे, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, सुरेखा ने समझाना चाहा। क्या मम्मा, आप हमें बच्चे समझते हो? अब हम नासमझ नहीं हैं, सब समझ में आता है मम्मा। आप हमें बहलाने की कोशिश ना करो। हमें शुभंकर सर बिल्कुल भी पसंद नहीं है
आप उनके प्यार में हो तो आपको कोई कमी नहीं लग रही, पर मुझसे पूछो, ना बैठने उठने का ढंग, ना कपड़े पहनने का तरीका, अजीब से लटके झटके में आ जाते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। दोस्तों के बीच हमारी नाक कट जाएगी मम्मी, लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे कि टीचर ही पापा बन गया। नहीं मम्मी, तुम सोचना भी मत, कभी नहीं, वरना हम बात नहीं करेंगे आपसे। आपको पता नहीं स्कूल में बच्चे झक्की सर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, सुजय ने आवेश में कहा। बेटे की बात सुन सुरेखा कुछ कह ना सकी। उसे सच में पता नहीं था कि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद उसने शुभांकर के बारे में सोचना छोड़ दिया। शुभांकर के अलावा सुरेखा की जिंदगी में रवीश भी आया था। रवीश नीले का कुलीग था और अक्सर सुरेखा का हालचाल पूछने के बहाने मिलने चला आता था। शुरू में वह अक्सर ग्रेजुएटी ऑफ पीएफ आदि के डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में उससे मिलने आता था। धीरे धीरे रवीश सुरेखा को अच्छा लगने लगा। रवीश भले ही शादीशुदा था, मगर कहते हैं ना कि जब किसी पर दिल आ जाता है तो फिर इंसान कोई भी परवाह नहीं करता। यही हाल सुरेखा का भी था। उसका साथ पाकर सुरेखा खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करती थी, इसलिए वो भी अब रवीश को बहाने बहाने से बुलाने लगी थी, कभी शॉपिंग करने के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। वह रवीश को ही याद करती। सास भी कुछ कहती नहीं थी क्योंकि सुरेखा का दुख बहुत ज़्यादा था और रवीश की संगत से यह दुख कुछ कम होने लगा था। उस वक्त बच्चे भी छोटे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच का आकर्षण बढ़ने लगा। अब वो काम के अलावा भी सिर्फ मिलने के लिए बाहर जाने लगे, अक्सर छिप छिप कर भी मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब रवीश अपनी बीवी को तलाक देकर सुरेखा से शादी करने को तैयार था। सुरेखा ने दबी जबान से सास को इन्फॉर्म किया कि वह रवीश से शादी कर उसे अपना हमसफर बनाना चाहती है। सास एकदम से बिगड़ गई और बोली, नहीं बहू, उसकी जाति अलग है, कहाँ वो बढ़ई, कहाँ हम राजपूत। यह बात सोचना भी मत कि कभी मैं तेरी शादी उससे करवाने की सोच सकती हूँ। अपनी जात में तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलता है तो भले ही सोचो, जा सकता है, और फिर वो विवाहित भी है, इसलिए उसकी तरफ से अपने मन को बिल्कुल हटा लो। सुरेखा ने उस समय भी सास की बात मानकर रवीश से किनारा कर लिया था। इस बीच सुरेखा के घर के सामने वाले फ्लैट में एक नया परिवार आया था। बूढ़े माँ बाप के अलावा घर में एक प्रौढ़ और 12 साल की लड़की थी। सुरेखा को समझते देर नहीं लगी कि वह प्रौढ़ अपनी बेटी और माँ बाप के साथ रहने आया है। दोनों के ही मकान फर्स्ट फ्लोर पर थे। घर की सफाई आदि करते बरबस ही उसकी नजरें सामने की घर की तरफ उठ जाती थी। प्रौढ़ व्यक्ति कभी किचन में खाना बना रहा होता तो कभी फोन पर बातें करता हुआ बालकनी तक आ जाता। एक दिन मौका मिलने पर सुरेखा ने उससे बात शुरू की। उसने बताया कि वह विधुर है, पत्नी की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसने अपना नाम प्रताप चंद बताया। अब सुरेखा अक्सर ही उससे बातें करने लगी थी। कई बार जब वह घर में कुछ नया बनाती तो प्रताप के घर दे आती। प्रताप भी कोई ना कोई रेसिपी सीखने के बहाने उसके घर आने लगा। अक्सर वो बालकनी में खड़े होकर भी एक दूसरे से दुनिया जहान की बातें करते। प्रताप काफी दिमागदार था। वह पेशे से इंजीनियर था, मगर उसका समान ज्ञान भी कमाल का था। कितने ही रोचक बातें सुनाकर वह सुरेखा का मन लगाए रखता था। प्रताप की बेटी अक्सर उसके घर खेलने आने लगी। दोनों परिवारों के बीच मेल जोल बढ़ा तो वो साथ में घूमने जाने लगे। प्रताप और सुरेखा भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। तब एक दिन सुरेखा ने अपनी मन की बात सास को बताई। माँ, कैसा हो यदि मैं प्रताप से शादी कर लूँ? बेटा, मैं भी ये बात काफ़ी समय से सोच रही हूँ, मगर एक ही शंका है मन में। वह क्या माँ जी? देख बेटा, शादी ब्याह के मामले में कुंडलियाँ देखनी जरूरी होती है, खासकर तब जबकि उसकी बीवी की हादसे में मौत हुई हो। मैं एक बार उसकी कुंडली देखकर दिल की तसल्ली करना चाहती हूँ, सास ने कहा। ठीक है माँ जी। अगले ही दिन वह प्रताप की कुंडली ले आई। सास ने अपने पंडित को कुंडली दिखाई और फिर रिश्ते के लिए साफ मना करती हुई बोली, बहू, पंडित जी बता रहे थे कि प्रताप की कुंडली में बहुत गहरा दोष है, उसे पत्नी सुख नहीं लिखा है। बेटी, मैं नहीं चाहती कि उससे शादी कर उसकी पत्नी की ही तरह कहीं तू भी। नहीं नहीं बहू, फिर इन बच्चों का क्या होगा?
पर माँ, आज के समय में ये सब बातें कौन मानता है? मैं मानती हूँ, तू इस शादी की सोचना भी मत। सास ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया। सास के दबाव डालने पर सुरेखा ने प्रताप से शादी का विचार त्याग दिया। प्रताप को सुरेखा के इस फैसले से बहुत धक्का लगा। उसने मेल जोल काफी कम कर दिया और 2 माह के अंदर ही किसी और से शादी भी कर ली। वह चैन से अपनी जिंदगी गुजारने लगा और इधर सुरेखा एक बार फिर अकेली रह गई। इस बात को कई साल हो गए। सुरेखा के दिल में एक पुरुष के साथ की जो चाह थी वह दम तोड़ चुकी थी। रही सही कसर आज नीरज ने पूरी कर दी थी। नीरज उसकी फ्रेंड का कजिन था। फ्रेंड ने ही उसे नीरज से मिलवाया था। नीरज की पत्नी शादी के 5-6 महीने बाद ही किसी और के साथ भाग गई थी और वह अकेले रह रहा था। उसे भी पार्टनर की तलाश थी, इसलिए सुरेखा के साथ उसकी अच्छी बैठने लगी थी। वह नीरज के 1-2 बार फिल्म देखने भी जा चुकी थी। दोनों घंटों प्यार की बातें करते। इस बार सुरेखा ने तय किया था कि वह सीधा शादी कर घर वालों को बताएगी, पर इसकी नौबत ही नहीं आ सकी। इससे पहले ही दोनों के बीच में निहारिका नाम की एक स्टाइलिश सी लड़की ने एंट्री मारी और नीरज को चुरा लिया। नीरज ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वह निहारिका को चुनेगा, उसे नहीं, क्योंकि वह एक विधवा है जबकि निहारिका खूबसूरत अविवाहित लड़की है। अचानक सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे अकेले रहना ही उसकी नियति बन चुकी है। बच्चों और सास के समझाने बुझाने से वह थोड़ी शांत हुई और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी, मगर उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह गायब हो गई थी। एक उदासी उसके चेहरे पर हमेशा पसरी रहती। वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। अक्सर कमरा बंद कर खामोश बैठी रहती। बच्चे माँ की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। सास भी यह बात समझ रही थी कि यदि समय रहते सही फैसला ले लिया होता और उसे पुनर्विवाह कर लेने दिया होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। मगर अब वो केवल पछता सकते थे, क्योंकि सुरेखा ने अपनी हंसी और खुशियाँ से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। एक दिन सास ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, चल बहू, ठीक से तैयार हो जा, तुझे किसी से मिलवाना है। किससे माँ जी? उदास स्वर में सुरेखा ने पूछा। मेरी सहेली का भतीजा है, उसकी भी बीवी मर चुकी है। तेरी शादी की बात चलाई है उससे, बहुत अच्छा लड़का है। केवल विधुर या अच्छा होना ही काफ़ी नहीं माँ, आपने उसकी कुंडली देखी? 36 गुण मिला लिए। और उसकी जात देखी? आपने बच्चों से पूछा? बच्चे मना तो नहीं कर रहे? और पंडित जी ने कोई दोस्त तो नहीं बताया? फिर यह भी तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। माँ जी, आप जानती हो ना, मेरी शादी से पहले सैकड़ों सवाल आगे आ जाते हैं। उनके जवाब ढूंढते ढूंढते मैं थक चुकी हूँ। मुझे शादी नहीं करनी। सुना माँ जी, मुझे नहीं करनी शादी। मेरी जिंदगी में अकेले रहना लिखा है, तभी तो कितने ही पुरुष मेरी जिंदगी में आए, मगर हर बार कोई ना कोई सवाल सामने आता रहा और मेरा सपना टूटता रहा। मेरी जिंदगी को सूना करता रहा। अब मुझे झांसे में नहीं आना, नहीं करनी मुझे शादी। बस बहुत हो गया, प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। कहते कहते सुरेखा फूट फूट कर रो पड़ी और अकेले रहने लगी। सच में दोस्तों, कभी कभी हम अच्छे मौके को गवा देते हैं, बेहतर को पाने के चक्कर में बेहतरीन को खो देते हैं।